अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है लेसन 32 टेस्टिंग मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो क्या टॉपिक 206 ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग। सो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि लर्निंग को मॉनिटर कैसे किया जाता है। इसका फोकस जो होता है वो स्टूडेंट्स पे नहीं होता, बल्कि उन एक्टिविटीज़ पे होता है जो वो कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग है, इसका मतलब है कि लर्निंग को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और टीचर्स इसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस ऑब्ज़र्वेशन के लिए 4 तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि टीचर्स को अपने माइंड में रखने चाहिए। अब पहला क्वेश्चन है कि एक्टिविटी का लर्निंग गोल क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं वो गोल अचीव करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसे साइंस हैं जो दिखाएं कि लर्निंग कंडीशन अचीव हो रही हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि एक्टिविटी का डिज़ाइन ऐसा है कि वो लर्निंग प्रमोट करें या उसमें कुछ बदलना चाहिए। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो टीचर को अपने माइंड में रखने चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी है कि अगर फ्लुएंसी जो है उसको डेवलप करवाना चाहते हैं स्टूडेंट्स में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। लैंग्वेज ईजी और फेमिलियर रखें, स्टूडेंट जो है वो फास्ट बोलें विथ फ्यूअर हेजिटेशंस। उसके अलावा लिसनर समझ रहा हो चीज़ों को, ठीक है, उसको समझ आ रही हो, स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर रहा हो, और टाइम प्रेशर भी हो फॉर स्पीड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको स्टूडेंट्स के लिए आसान बनानी चाहिए। अब इसके लिए अदर मेथड्स भी बताए गए हैं, जिनमें हमारे पास लर्नर डायरीज़ भी आ जाती है और स्मॉल ग्रुप्स डिस्कशन भी आ जाता है। यहाँ पे लर्नर डायरीज़ का क्या मतलब है कि जब स्टूडेंट अपनी डेली लर्निंग एक्सपीरियंस या प्रोग्रेस जो है वो एक डायरी या नोटबुक में लिखते हैं और वो टीचर को दिखाते हैं। ठीक है, तो टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट क्या समझ रहा है और क्या उसको मुश्किल हो रहा है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप फीडबैक आ जाता है जब स्टूडेंट छोटी ग्रुप्स में बात करते हैं और अपने आइडियाज़ टीचर तक लेके जाते हैं। फिर टीचर को ये फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट का क्या एक्सपीरियंस है और कोर्स या टीचिंग मेथड का उस पर क्या असर हो रहा है। ठीक है, इसको हम स्मॉल ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। सो ये 2 मेथड्स हमारे पास जो है वो अदर मेथड्स हैं, जिनको टीचर्स जो हैं वो इनसे भी फ़ायदा ले सकती हैं स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 207 आ जाता है, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट असेसमेंट। सो इस असेसमेंट का गोल होता है डेली या वीकली प्रोग्रेस चेक करने पर। फॉर एग्ज़ाम्पल के हर वीक में एक छोटी टेस्ट लेना, जिसको हम वीकली क्विज़ कहते हैं, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट क्या सीख चुके हैं और उन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये असेसमेंट्स को मोटिवेट करती है और टीचर्स को जो है वो फीडबैक देती है। सो अगर वीकली टेस्ट पॉसिबल ना हो तो आप स्टूडेंट्स को ग्राफ दे सकते हैं, उनसे ग्राफ फिल करवा सकते हैं आफ्टर एवरी टास्क, जैसे कि स्पीड रीडिंग या डिक्टेशन के बाद अपनी प्रोग्रेस लिखें। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब आप उनको खाली ग्राफ दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये फ़िल करें आप, तो फिर वो फिल करते हैं। सो स्टूडेंट जो होता है वो उस ग्राफ के ऊपर जो होता है इन सारी एक्टिविटीज़ का जो रिकॉर्ड होता है ना, उसको लिख के। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ करें, इसका क्या मतलब है। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक क्लियर गोल सेट करना, जिससे पता चले कि स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कैसे मेजर किया जाएगा। ठीक है, अब उसके 5 पार्ट्स होते हैं। एक तो हु, व्हाट, कंडीशंस, मेजर एंड क्राइटेरियन। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारे पास हु, मतलब कि कौन अचीव करेगा। व्हाट का मतलब होता है क्या करना होगा। कंडीशंस मतलब कि किस सिचुएशन में। मेजर मतलब कि परफॉर्मेंस चेक कैसे होगी। और क्राइटेरियन मतलब कि किस लेवल तक पहुंचना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी मेंशन कर देती हूँ। ये हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव होता है। इसको बेसिकली क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए बेस या फ्रेमवर्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मतलब कहने का कि जब भी आप क्वेश्चन क्रिएट करते हैं एज एन इंस्ट्रक्टर, तो आपको पहले जो है वो सब्जेक्ट देना है, फिर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना है, कंडीशन देनी है, उसको किस तरह मेजर किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और किस तरह से करनी है वो आपको उन्होंने इस क्वेश्चन की सूरत में बता दिया है। उसके अलावा मैं ये छोटी सी एग्जाम्पल भी शेयर कर देती हूँ, वहाँ से भी शायद आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पे हु है, मतलब कहने का कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्वियसली स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट जो है वो ये क्वेश्चन करेगा। आगे परफॉर्मेंस क्या होगी, किस चीज़ पे जो है वो उन्होंने ऐसे वगैरह लिखना है या जो भी लिखना है। ठीक है, उसके अलावा आपने बाकायदा कंडीशन मेंशन की कि नोटबुक जो है उसका इस्तेमाल किए बगैर, तो ये एक कंडीशन आपने दे दी। उसके अलावा आपने कहा कि ऐसे जो है वो असेस होगा बेस्ड ऑन ग्रामर एंड कॉन्टेंट, तो वो मेजर वाला जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपने क्राइटेरिया दिया कि विद एटलीस्ट 70% एक्यूरेसी, तो ये आपने क्राइटेरिया दे दिया। तो बेसिकली क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए 5 पार्ट्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू ब्राउन 1995। ठीक है, तो ये आपने एज इट इज़ याद कर लेना है।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ब्राउन का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, वो कहता है कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव से गोल्स क्लियर होते हैं और स्टूडेंट जो है वो फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे यही चीज़ बताई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 208 आ जाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मेन पर्पस होता है स्टूडेंट की वीकनेस फाइंड करना और फिर उनकी स्ट्रेंथ्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना, ताकि उस पर टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब इसका पर्पस ये होता है कि टीचर को ये समझ आ जाए कि स्टूडेंट को क्या नहीं आता, ताकि उस पर ज़्यादा फोकस हो सके। स्टूडेंट को क्या अच्छी तरह आता है, ताकि उस पर टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली डायग्नोस्टिक असेसमेंट में किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये सब यूज़ कब कोर्स के स्टार्ट होने से पहले या कोर्स के दरमियान में। ठीक है, कोर्स के स्टार्ट होने से पहले किस तरह से, ताकि सिलेबस बनाते वक्त उनकी नीड्स का ख्याल रखा जाए, और कोर्स के दरमियान कैसे, ताकि टीचर एडजस्ट कर सके, ताकि टीचर जो है वो एडजस्ट कर सके कि क्या रिवाइज़ करवाना है और क्या स्किप करवाना है। अब कोर्स के स्टार्ट में इसलिए होना चाहिए ताकि सिलेबस बनाते वक्त उनकी नीड्स का ख्याल रखा जाए, और कोर्स के दरमियान में इसलिए रखना चाहिए ताकि टीचर एडजस्ट कर सके कि क्या रिवाइज़ करवाना है और क्या उसको स्किप करवाना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एक वोकैबुलरी लेवल टेस्ट की एग्जांपल दी हुई है डायग्नोस्टिक टेस्ट में। सो वोकैबुलरी लेवल टेस्ट बताता है कि स्टूडेंट को किस लेवल का वोकैबुलरी चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी, एकेडमिक या लो फ्रीक्वेंसी। अब ये जो टेस्ट होते हैं वो टीचर्स की हेल्प करते हैं कि आया कि स्टूडेंट जो है उसको हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाना चाहिए, एकेडमिक वोकैबुलरी के ऊपर, या लो फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी कौन सी होती है कि जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ये रोज़मर्रा जो हमारी ज़िंदगी होती है, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स होते हैं, तो उन पे इंडिविजुअल अटेंशन देना हर वर्ड पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि ये नहीं कि आप जस्ट लिस्ट पकड़ा दें और कहें कि इनको रट्टा लगा लें, नहीं, आपने एक वर्ड को बाकायदा प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से हम उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। लो फ्रिक्वेंसी वर्ड्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर यूज़ होते हैं, ठीक है, जिनको आप नए नए सुनते हैं, तो उसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को स्टूडेंट को बताना चाहिए कि हर वर्ड का मीनिंग उन्होंने जो है वो याद नहीं करना, रटना नहीं है, बल्कि उसको कॉन्टेक्स्ट में से समझना है। तो उसके लिए टीचर्स उनको स्ट्रेटजीज बता सकती हैं, जो है वो डिक्शनरीज वगैरह का इस्तेमाल करें और उनके थ्रू जो है वो इन वर्ड्स को पहचानने की कोशिश करें। उसके अलावा डायग्नोस्टिक असेसमेंट दूसरी फॉर्म्स में भी हो सकती है, जैसे कि ऐसे चेक करना, स्पीकिंग परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करना, नोट टेकिंग देखना, सेल्फ असेसमेंट। इन सारी चीज़ों को चेक करके जो है वो आप स्टूडेंट की जो वीकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ्स जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो अपने गोल्स भी लिख सकते हैं और टीचर जो है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में बताई हुई है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद करना है। उसके अलावा टॉपिक 209 आ जाता है, यहाँ पे अचीवमेंट असेसमेंट के बारे में बताया हुआ है। सो अचीवमेंट टेस्ट का मकसद होता है चेक करना कि स्टूडेंट ने कोर्स में क्या सीखा है, कोर्स की इफेक्टिवनेस जो है उसको इवेलुएट करना होता है इसका मकसद। ठीक है, अब ये कब यूज़ होती है, ये कोर्स के बीच में यूज़ होती है, जैसे कि आप कह लें प्रोग्रेस टेस्ट जिसको बोलते हैं, और कोर्स के एंड पर यूज़ होती है जिसको हम फाइनल टेस्ट बोलते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स कह लें, आप इसको करैक्टरिस्टिक्स बोल लें। एक तो ये कोर्स मटेरियल पे बेस्ड होती है, ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट को पता होता है कि क्या कवर होगा। तीसरा, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड होती है, यानी कि एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता है इसमें, जैसे कि 70 पर पास मार्क्स हैं। सो बेसिकली आपको क्राइटेरिया इसमें मेंशन किया होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, इसको भी आपने याद रखना है। उसके अलावा अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो मास्टरी टेस्ट भी हो सकते हैं, और मास्टरी टेस्ट में हाई क्राइटेरिया जो होता है वो सेट होता है, और पास ग्रेड में भी 80% और 90% हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ फिलोसफीज दी हुई हैं बिहाइंड मास्टरी टेस्ट, तो उसके लिए वो कहते हैं कि हर स्टूडेंट जो है वो अचीव कर सकता है। कुछ जो है वो फास्ट सीखते हैं, कुछ जो है वो थोड़ा स्लो सीखते हैं। उसके अलावा टीचर का काम है इंश्योर करना कि सब कुछ जो है वो सीखें स्टूडेंट, और जब कोई टॉपिक अच्छी तरह समझ आता है तो लर्निंग का जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन है दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ फिलोसफीज थी जो कि बिहाइंड मास्टरी टेस्ट होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने वॉशबैक इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है। सो वॉशबैक इफेक्ट का क्या मतलब होता है, जब टेस्ट का असर टीचिंग और लर्निंग दोनों पे पड़ता है। सो यहाँ पे अगर इसका वॉशबैक इफेक्ट देखें तो इसमें वो बताते हैं कि टेस्टिंग जो है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करता है और उनकी लर्निंग जो है उस पर असरअंदाज होता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टॉपिक 210 प्रोफिशिएंसी असेसमेंट। प्रोफिशिएंसी असेसमेंट का मेन मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट का ओवरऑल लैंग्वेज लेवल चेक किया जाए, चाहे उसने कोर्स किया हो या ना किया हो। ये टेस्ट ये नहीं देखता कि स्टूडेंट ने क्या पढ़ा है कोर्स में, बल्कि देखता है कि उसको इंग्लिश या किसी लैंग्वेज का कितना नॉलेज और स्किल है जनरली, मतलब कि वो कितना माहिर है। अब अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट, तो अचीवमेंट टेस्ट जो होता है ये वो होता है जो कोर्स के कंटेंट से बेस्ड होता है, जबकि प्रोफिशिएंसी
टेस्ट जो है वो कोर्स से अलग होता है। ये टेस्ट लैंग्वेज की एक्चुअल एबिलिटी जो होती है ना वो मेजर करता है, जैसे कि स्टूडेंट इंग्लिश कितनी अच्छी समझता है, कितना बोल सकता है, कितना लिख सकता है, रियल लाइफ इंग्लिश सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक इंग्लिश कोर्स जो है वो नहीं किया लेकिन वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है तो वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी अच्छा स्कोर ले सकता है। ऑन द अदर हैंड कोई स्टूडेंट कोर्स में टॉप करता है लेकिन रियल लाइफ में फ्लुएंट नहीं है तो वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में स्ट्रगल करेगा। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने कुछ पॉपुलर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बताए हुए हैं जिनमें हमारे पास टॉफल आ जाता है, आइट्स आ जाता है। टॉफल जो होता है ये टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज होता है, आइट्स क्या होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये जो टेस्ट होते हैं ये उन लोगों के लिए होते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो या इमिग्रेशन के लिए इंग्लिश प्रूफ करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने स्कोर एग्जांपल भी दी हुई है टॉफल टेस्ट की कि टोटल स्कोर होता है इसमें 120 में से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 79 से 80 के आसपास जो है एक्सेप्ट करती हैं, जबकि आइट्स में क्या होता है कि 9 बैंड्स का सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए 6 to 7 तक की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो लेती है। इसके अलावा इसका भी उन्होंने वॉशबैक इफेक्ट बताया हुआ है कि अगर स्टूडेंट को पता हो कि एंड में टॉफल या आइट्स देना है तो पूरा कोर्स उन टेस्ट की फॉर्मेट और कंटेंट के अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है। सो टीचर्स भी उसी तरह की प्रैक्टिस करवाते हैं जैसे टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। सो वॉशबैक इफेक्ट क्या होता है कि जो टेस्ट का एक इफेक्ट होता है टीचर्स और स्टूडेंट पे पड़ता है। ठीक है, स्टूडेंट भी उसी तरह की चीज़ें याद करते हैं और टीचर्स भी उन्हें वही वाली चीज़ें देती हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, उसके अलावा टॉपिक 211 आ जाता है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर एक पर्सन 2 दफ़ा टेस्ट दे तो उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, इसको हम रिलायबल टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसकी टिप्स क्या हैं कि टेस्ट एनवायरनमेंट सेम हो, इंस्ट्रक्शन क्लियर हो, आंसर की या मार्किंग रूब्रिक्स हो, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइटम्स टेस्ट में हों। ठीक है, तब आपकी जो रिलायबिलिटी है टेस्ट की वो प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो मेन डेफिनेशन आपने क्या रखनी है कि अगर एक पर्सन 2 दफ़ा टेस्ट दे और उसका रिजल्ट सेम आए तो इट मीन्स कि उसका टेस्ट रिलायबल है। ठीक है, वैलिडिटी किसको बोलते हैं, टेस्ट वही मेजर करे जो उसका पर्पज़ हो। ठीक है, अब उसकी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाते हैं, एक फेस वैलिडिटी आ जाता है और दूसरा हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी आ जाता है। ठीक है, फेस वैलिडिटी मतलब कि टेस्ट वैसा ही दिखे जैसा उसका नाम है, मतलब कि अगर टेस्ट का नाम स्पीकिंग टेस्ट है तो उसमें स्टूडेंट को बोलना भी चाहिए, ना कि सिर्फ लिखने वाले MCQs हों। ठीक है, अगर वोकैबुलरी टेस्ट है तो वर्ड का मीनिंग या यूज़ पूछा जाए, सिर्फ गेसिंग वगैरह ना हो। ठीक है, उसके अलावा कंटेंट वैलिडिटी आ जाती है कि क्या टेस्ट रेलेवेंट लैंग्वेज स्किल मेजर कर रहा है, मतलब कि अगर कोर्स में ग्रामर और ऐसे राइटिंग सिखाई गई है तो टेस्ट में भी ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर सिर्फ ग्रामर का टेस्ट है लेकिन ऐसे राइटिंग इवैल्यूएट नहीं की तो कंटेंट वैलिडिटी लो होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ बताई हुई है। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, मतलब कि टेस्ट लेना और चेक करना आसान हो, टाइम और कॉस्ट कम लगे, मार्किंग ईजी हो, रिज़ल्ट ईजी इंटरप्रेट हो जाए। ठीक है, सो प्रैक्टिकलिटी जो है उसको एग्जामिन करने के लिए सारे पॉइंट्स जो हैं इनको देखना चाहिए। सो अगर ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं, मैच हो रहे हैं तो इट मीन्स कि प्रैक्टिकलिटी भी इसकी कंप्लीट है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि कभी कभी वैलिडिटी के लिए प्रैक्टिकलिटी जो है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप कह लें स्पीकिंग इंटरव्यूज़ हो गए, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर कोई पॉइंट मिसिंग हो, कोई चीज़ रह जाए, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप सो कि लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।